नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आईआईटी और नीट के एग्जाम को लेकर यहां पर जबरदस्त खबर सामने निकल के आ रही है। एग्जाम के मामले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा है निशाना और कहा है कि छात्रों के खिलाफ है मोदी सरकार। इसी के साथ नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ सोनिया गांधी की अगुवाई में गोल बंद हो गए हैं गैर भाजपा शासित राज्य और अब तमाम बड़े मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बच्चों को बड़ी राहत मिल सकती है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या चीन का नाम लेने से डर रहे हैं मोदी। बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन के खिलाफ बोलने से मोदी और भारत सरकार को कौन रोक रहा है, यह बड़ा सवाल दाग दिया है डिफेंस एक्सपर्ट ने। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस विपरीत परिस्थितियों में बच्चों के परीक्षाओं को टाला जाना चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में बताइए कि क्या मोदी चीन का नाम लेने से डर रहे हैं, हाँ या ना में। आप हमें अपनी राय जरूर बताइए दोस्तों। रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नीट जेईई एग्जाम के मामले में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा छात्रों के खिलाफ है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, नीट जेईई एग्जाम के मामलों में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार छात्रों का हित नहीं चाहती, वो छात्रों के खिलाफ है। बता दें कि आज सोनिया गांधी के साथ बैठक में 7 राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी जेईई और नीट एग्जाम पर आपत्ति जताई है। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा कि नीट और जेईई एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र अपने स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनकी चिंता स्वाभाविक है। पहला, उन्हें कोरोना संक्रमित होने का डर है। दूसरा, कोरोना काल में परिवहन सेवाओं की समस्या है। और तीसरा, असम और बिहार में बाढ़ की समस्या है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को सभी की समस्याएं समझनी चाहिए और एक बेहतर उपाय लेकर सामने आना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर भी राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को नसीहत दी। बता दें कि आरबीआई के द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में खपत को गंभीर झटका लगा है। गरीब लोगों को महामारी और लॉकडाउन की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में बहुत समय लग जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरबीआई के इसी बात का हवाला देते हुए एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी का कहना है कि जिस खतरे से मैं कई महीनों से आगाह कर रहा था, उसे अब आरबीआई ने भी मान लिया है। उन्होंने कहा था कि जरूरी है कि सरकार खर्च बढ़ाए, उधार नहीं। गरीबों को पैसा दे, न कि उद्योगपतियों को टैक्स कटौती और खपत से अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करे। मीडिया द्वारा ध्यान भटकाने से न गरीबों की मदद होगी, न आर्थिक आपदा सुलझेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीट जेईई परीक्षा के खिलाफ सोनिया की अगुवाई में गोलबंद हुए गैर बीजेपी शासित राज्य सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी हां दोस्तों, नीट और जेईई परीक्षा के बहाने विपक्षी एकता एक बार फिर से गोलबंदी होती दिख रही है। 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तय किया है कि वे सितंबर में प्रस्तावित नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौर में वे नीट और जेईई परीक्षा कराने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। बता दें कि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है, जबकि जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर को होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को नीट और जेईई परीक्षा को लेकर 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के सीएम नारायण सामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया। ये सभी राज्य कोरोना काल में नीट और जेईई की परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। सोनिया के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि नीट और जेईई को लेकर पहले प्रधानमंत्री के पास जाया जाए या फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि समय नहीं रह गया है, इसलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि एक बार प्रधानमंत्री से मिलकर हमें अपनी बात कहनी चाहिए। मीटिंग के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह लीड लें और अगर जरूरत पड़ी तो हमारी पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ जाएगा और प्रधानमंत्री को चिट्ठी सौंपेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है। अब 7 राज्य नीट और जेईई परीक्षा को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं। हालांकि जब इस बाबत अंतिम फैसला लिया गया तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अपना बयान देकर बाहर जा चुके थे। अब उनकी औपचारिक सहमति ली जानी बाकी है। हालांकि उद्धव सरकार कोरोना संक्रमण के दौर में पहले ही इन परीक्षाओं के विरोध में है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर नीट और जेईई की प्रस्तावित परीक्षा रद्द करने की मांग की है।
तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी डीएमके ने कहा है कि केंद्र को नीट की परीक्षा रद्द करना चाहिए और 12वीं के नंबर के आधार पर छात्रों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के खिलाफ बोलने से मोदी और भारत सरकार को कौन रोक रहा है? डिफेंस एक्सपर्ट ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अब रक्षा विशेषज्ञ भी मोदी सरकार की नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चिलानी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए पूछा कि चीन के खिलाफ बोलने से मोदी और भारत सरकार को कौन रोक रहा है? मोदी और उनकी सरकार को भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता पर बोलने से क्या रोक रहा है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों और द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघन को सामने लाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर प्रयास शामिल हैं। चिलानी ने सवाल किया कि सरकार क्यों गैर सैन्य खर्च उठाने को लेकर अनिच्छुक लग रही है। इससे पहले चिलानी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पीएम मोदी को चीन की हरकतों के बारे में देश के लोगों को बताना चाहिए। उन्होंने कहा था कि संकट के समय लीडर को अपनी जनता को विश्वास में लेना चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन के दौरान कहा था कि नियंत्रण रेखा से लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे। कांग्रेस का कहना था कि पीएम मोदी चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस का सवाल था कि आज हुक्मरान चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिदम्बरम का तंज, प्रधानमंत्री को भी भेजी जानी चाहिए आरबीआई रिपोर्ट की कॉपी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी रिपोर्ट पर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। पूर्व वित्त मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी इस रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब हुए हैं। तो चिदम्बरम ने कहा कि आरबीआई गवर्नर को रिपोर्ट की कई कॉपियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजनी चाहिए। पी चिदम्बरम ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि आरबीआई गवर्नर को अपनी वार्षिक रिपोर्ट की कॉपियां हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्रियों को भेजनी चाहिए, ताकि उन्हें भी स्पष्ट हो सके कि कांग्रेस पार्टी जिस बात को लगातार कहती रही है उसे आज आरबीआई ने भी साबित कर दिया। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि उन्होंने आज तक नहीं देखा कि किसी सरकार ने केंद्रीय बैंक कितनी अनदेखी की हो। उन्होंने कहा कि शायद ही वित्त मंत्री और बैंक गवर्नर की आपस में बात होती हो। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि गवर्नर के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। गवर्नर जी, आप समझिए, सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक करने वालों को कौन जगा सकता है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मसले पर मोदी सरकार को घेरा था। राहुल ने ट्वीट कर कहा था कि जिस खतरे को लेकर मैं महीनों पहले से आगाह कर रहा था उसे अब भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मान लिया है। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि देश में खपत को जोरदार झटका लगा है, जबकि कोरोना संकट के कारण सबसे अधिक नुकसान गरीबों पर हुआ है और ऐसे में अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर आने में काफी वक्त लग सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में फिर से लगेगा लॉकडाउन। कोरोना से मौतों पर गंभीर हाईकोर्ट ने सरकार से 2 दिन में मांगा एक्शन प्लान। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप और मौतों पर अपनी गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने रोड मैप पेश कर संक्रमण फैलाव रोकने के कदम उठाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन जिला प्रशासन बिना जरूरी काम के घूमने वालों, चाय पान की दुकान पर भीड़ लगाने वालों पर नियंत्रण करने में नाकाम रहा। पुलिस ने बिना मास्क लगाए निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया, चालान काटा, फिर भी लोग जीवन की परवाह नहीं कर रहे। एक पखवाड़ा लॉकडाउन किया जाता है तो लोग भूख से नहीं मरेंगे। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्रेड बटर और जीवन में चुनना हो तो जीवन ज्यादा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगर एक पखवाड़ा लॉकडाउन किया जाता है तो लोग भूख से नहीं मरेंगे। कोर्ट ने कहा कि सरकार को संक्रमण फैलाव रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली और कोविड अस्पतालों की हालत सुधारने को लेकर कायम जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा बल की कमी के कारण हर गली में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं की जा सकती। बेहतर हो कि लोग स्वयं ही घरों में रहें, जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें। कोर्ट ने मुख्य सचिव को रोड मैप व कार्रवाई रिपोर्ट के साथ 28 अगस्त को हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोरोना संक्रमण रोकने का कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया था। यदि प्लान था तो उसे ठीक से लागू क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकार के समय समय पर जारी आदेशों से साफ है कि कोई केंद्रीय प्लानिंग नहीं थी। मुख्य सचिव बताएं कि एक्शन प्लान लागू करने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।
कोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगी गई पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया। इस दौरान हाई कोर्ट ने प्रयागराज शहर से नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा को 10 दिन का और समय दिया है। उनके सहयोग के लिए शुभम त्रिवेदी को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है। इससे पहले नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर राम कौशिक ने स्वयं को अलग कर लिया है। नगर निगम के अधिवक्ता SD कौटिल्य ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टर विमल कांत को नगर स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने उन्हें सफाई, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SP सिंह व CMO ने भी रिपोर्ट पेश की। SSGI ASGI शशि प्रकाश सिंह ने कोरोना वार्ड ICU में डॉक्टर स्टाफ की तैनाती की गाइडलाइन पेश की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 पर यूपी में चिंताजनक हालात। हाईकोर्ट बोला संक्रमण रोकने को उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा, हमें सरकार की इच्छा शक्ति पर संदेह नहीं है, लेकिन हम समान रूप से इस बात को लेकर जागरूक हैं कि जो उपाय किए गए हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। अदालत ने कहा, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और सख्त उपाय करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही ये उपाय व्यवहारिक होने चाहिए। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को अदालत को इस बात से अवगत कराने का निर्देश दिया कि देश भर में लॉकडाउन के बाद जब अर्थव्यवस्था को दोबारा खोला गया तो क्या उनके पास कोई कार्य योजना थी और क्या उसे कभी लागू किया गया। अदालत ने मुख्य सचिव को यह सूचित करने को भी कहा है कि यदि कोई कार्य योजना थी तो उसे लागू नहीं करने वाले जिले के अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई। पृथक केंद्रों में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 अगस्त 2020 तय की। अदालत प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए समय समय पर निर्देश जारी करती रही है। मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। आगे अदालत ने कहा, जब हमें रोजी रोटी और जीवन के बीच संतुलन बनाना होता है तो जीवन का रहना जरूरी है। जीने के लिए भोजन जरूरी है, ना कि भोजन के लिए जीवन। हमें नहीं लगता कि एक पखवाड़े के लिए लॉकडाउन लगाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी कि लोग भूखे मरने लगेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, एनडीए के खिलाफ 1 to 1 प्रत्याशी उतारने की तैयारी में राजद व वाम दल। जी हां दोस्तों, प्रदेश के एनडीए के खिलाफ वाले छोटे छोटे दल राजद के साथ छोटे भाई की भूमिका में आना चाहते हैं। हाल ही में कुछ दलों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने राजद नेतृत्व से मुलाकात कर गठबंधन में आने के लिए अपनी पेशकश की है। राजद ने इस पर सकारात्मक प्रक्रिया दी है। ऐसे दलों में CPI, CPIM और CPI और NCP शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह राजनीतिक रुझान इसलिए भी अचरज भरा है क्योंकि इससे पहले यह दल कभी भी राजद के साथ गठबंधन का हिस्सा नहीं रहे हैं। कैडर बेस्ड इन दलों के समर्पित कार्यकर्ता खासतौर पर मध्य बिहार में राजद के समर्थन में एनडीए के खिलाफ सियासी समीकरण मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक समीक्षकों के मुताबिक 42 से अधिक सीटों पर मजबूत कैडर रखने वाली CPI, CPIM और माले खासतौर पर जीतन राम मांझी के राजद गठबंधन से चिटकने की कमी को पूरा कर सकते हैं। यह देखते हुए कि इस पार्टी का कैडर खासतौर पर दलितों में सर्वाधिक है। दूसरे शहरी क्षेत्रों में वैचारिक वर्ग में इसकी समुचित पैठ है। इसी तरह तारिक अनवर के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बेशक उसका असर सीमित क्षेत्र में ही क्यों ना हो, एनसीपी भी राजद के साथ मिलकर चुनावी ताल ठोकना चाहती है। फिलहाल राजद के शीर्ष नेतृत्व से कॉमरेड KD यादव और एनसीपी नेता सच्चिदानंद से मुलाकात की है, लेकिन अभी केवल प्रारंभिक स्तर पर बातचीत हुई है। लेकिन गठबंधन के लिए दोनों ओर से सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है। इससे पहले रालोसपा, VIP आदि छोटे छोटे दल राजद के साथ एकजुट हैं। 1999 से राजद की प्रदेश और केंद्र दोनों में रणनीतिक साझेदारी भी प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जारी रहेगी। बीते रोज से राजद नेता तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीते रोज रविवार को सीट बंटवारे को लेकर एक अनौपचारिक मीटिंग कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई है। राजद और कांग्रेस की सीटों का बंटवारा तय होने के बाद ही अन्य दलों के साथ सीट साझेदारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में बढ़ते अपराध पर बोले अखिलेश, अपराधी नहीं बीजेपी सरकार ही गायब हो गई। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधी नहीं बीजेपी सरकार ही कहीं गायब हो गई है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को अपराधों की शरणास्थली
बना दिया है। समाजवादी सरकार ने राज्य को विकास और शांति व्यवस्था के मामलों में जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, बीजेपी ने उसको रसातल की ओर धक्का दे दिया है। अपराधों की शरण स्थली बना प्रदेश। उन्होंने कहा, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जिस अधिकारी की शिकायत करो उसी को जांच मिल जाती है। गोरखपुर के विधायक को विधायक होने पर शर्म लगने लगी है। कई विधायक अपनी मायूसी की व्यथा सुनाते रहते हैं। प्रदेश में बढ़ती हिंसा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की द्वेषपूर्ण राजनीति से प्रदेश में हिंसा को बल मिल रहा है। मुख्यमंत्री के वीवीआईपी जिले गोरखपुर में दिन दहाड़े डबल मर्डर हो गया। बलिया में पत्रकार रतन सिंह को अपराधियों ने गोली से भून डाला। इनके 2 पुत्र हैं। बीजेपी राज में इसके पूर्व भी कई पत्रकारों की कर्तव्य पालन के दौरान हत्याएं हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने बीजेपी राज में बड़े अपराध पर कहा कि बीजेपी ने अपने काले कारनामों से उत्तर प्रदेश के सम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई है। 3.5 वर्षों में बीजेपी सरकार की उपलब्धि के नाम पर बर्बादी ही उत्तर प्रदेश को मिली है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का जितना अहित किया उतना किसी दूसरी सरकार में नहीं हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेईई नीट को टालने के लिए सड़क पर उतरी एनएसयूआई, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में जेईई और नीट परीक्षा पर संग्राम जारी है। मोदी सरकार इन दोनों परीक्षाओं को तय समय पर कराने की जिद पर अड़ी है, तो परीक्षा को टालने के लिए कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। दिल्ली स्थित शास्त्री भवन के बाहर एनएसयूआई के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि जीएसटी, नीट और जेईई परीक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगी। इस वर्चुअल मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को पुष्टि की कि नीट और जेईई परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी और निर्धारित समय पर होगी। एनटीए अधिकारियों ने कहा कि जेईई और नीट परीक्षा सितंबर में आयोजित की जाएंगी। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक होगी, तो वहीं नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। इस बीच शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक इंटरव्यू में कहा, हमारे लिए छात्रों की सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। छात्रों को ट्रैवल में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, इसके लिए एनटीए ने ऑप्शनल परीक्षा केंद्र किए हैं। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हर केंद्र पर लगभग 100 से 150 छात्र होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू को दलित विरोधी बताने पर मांझी को आरजेडी का जवाब, अपना घर के रहे ना घाट के रहे मांझी। जी हां दोस्तों, लंबी नाराजगी के बाद बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने आखिरकार महागठबंधन छोड़ दिया। महागठबंधन छोड़ने के बाद मांझी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व सीएम ने लालू को दलित विरोधी बताया। मांझी के इस बयान पर आरजेडी गर्मा गई है। जमुई से आरजेडी विधायक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब आदमी समाज से कट जाता है और समाज को सामंती हाथों में बेचने का काम करता है, तो उसका वही हश्र होता है जो मांझी का हुआ है। वे लालू मंत्रिमंडल में भी काम कर चुके हैं, लेकिन जब सीएम बने तो उन्होंने समाज के बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचे। महागठबंधन में उनको बहुत सम्मान मिला, लेकिन आज वे बद से बदतर स्थिति में हैं। वे न 3 में हैं न 13 में हैं। आरजेडी विधायक ने कहा कि लालू दलितों के मसीहा रहे हैं। लालू ने गरीबों को सड़क पर सीना तानकर चलना सिखाया, उनको आवाज दी। मांझी का लालू को दलित विरोधी कहना शोभनीय नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की सदस्यता अभियान पर हाईकोर्ट की फटकार, कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के दौर में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए पूछा कि भारत सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोविड-19 के संबंध में दिशा निर्देशों का पालन क्यों नहीं कराया गया। कोर्ट ने भिंड, मुरैना और ग्वालियर के कलेक्टर को इस मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही जिले के एसपी को भी 15 दिन में जवाब देना होगा। कोर्ट ने कहा कि जब शादी और अंत्येष्टि समारोह में लोगों की संख्या निर्धारित की गई है, तो ऐसे में शहर में इतना बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति किसने दी। कोर्ट ने यहां तक कहा कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी कहां दिखाई दी। यहां पर बीजेपी की सदस्यता अभियान 3 दिनों तक चला था। हर हाल में हो दिशा निर्देशों का पालन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर भिंड कलेक्टर और एसपी सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का हर हाल में पालन करवाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अफसर देखें कि कोविड-19 को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों का किसी भी बड़े आयोजन में कोरोना काल के निर्देश का पालन किया जा रहा है या नहीं। हेमंत राणा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के न्यायाधीश शील नागू और आर.के. श्रीवास्तव ने उक्त निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर यह जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोविड-19 के दिशा निर्देशों जैसे मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने जैसे आरोप लगाए गए थे। याचिका में
सोमवार को गोहद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम का हवाला भी दिया गया था। हाईकोर्ट के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बड़े समारोह का आयोजन नहीं कर सकती। यदि करती है तो कलेक्टर और एसपी के पास प्रमाण सहित शिकायत मिलने पर उन्हें कार्रवाई करनी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।